हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये सेकेंड लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स का। और प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे रेट के बारे में। आपको समझाया था केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट था रेट क्या होता है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने रेट लिखना आपको बता दिया था। आज शुरू करते हैं रेट लॉ। रेट लॉ क्या है? देखिए, रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है। ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर सब लिखा हुआ है। वीडियो पॉज करके एक अच्छे से फेयर नोटबुक आप जरूर तैयार कर लें, अगर नहीं है आपके पास तो। नहीं तो आप चीज़ों को समझिए। इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि रेट क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन तो हम लोग जान गए कि जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जब चेंज होता है किसी समय के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। रेट लो क्या है? रेट एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है, मतलब एक्सपेरिमेंट से निकाला हुआ एक ये थ्योरी है। वो कहता है कि एक्सपेरिमेंटली आप एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं जो रेट को डिफाइन करता है। चलिए, क्या है इसमें? देखिए, द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आप एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंट से आप निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट के टर्म में नहीं, रिएक्टेंट के टर्म में। अब हम यहीं पर एक और चीज आपको थोड़ा याद करा दें। क्लास 11th में एक चीज पढ़ना था इक्विलिब्रियम में, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था? वो कहता था कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर इट्स कोएफिशिएंट। ऐसा लिखता था वहां पर। ये कहीं ना कहीं उसी टाइप का सिचुएशन यहाँ पर भी आपको आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहाँ पर एक अलग तरह का चीज है। ये कहता है कि एक एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है। ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है, इसको याद भी करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाले में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज रेट लॉ या डिफाइन रेट लॉ। क्या लिखेंगे इसमें कि द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, एक एक्सपेरिमेंट से तैयार किया हुआ एक्सप्रेशन है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में लिखा गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेट लॉ कहते हैं। देखिए क्या हुआ कि द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। कोई भी रिएक्शन है, उसका रेट उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में अगर लिखा जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेट लॉ कहते हैं। नेक्स्ट है, इस एक्सप्रेशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या मतलब हुआ इसका? रेट लॉ जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? अगर रिएक्टेंट में एक कंपोनेंट है तब तो उसी पर डिपेंड करेगा। और मान लीजिए अगर रिएक्टेंट में 2 कंपोनेंट है, A प्लस B, तो कहता है जो रेट लॉ लिखा जाएगा वो A के मोलर कंसंट्रेशन और B के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट, यानी कि उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक बात लिखा है ना, इन दिस एक्सप्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पहले आधा पढ़ ले। क्या करना है? जो रिएक्टेंट के टर्म में जो रिएक्टेंट में जो कंपोनेंट्स हैं उसके मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है विथ सम पावर, मतलब विथ ईच टर्म रेज टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट दैट हैज टू बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। मतलब अब आप मल्टीप्लाई तो कर दिए, मान लीजिए रिएक्टेंट A है और B है, A और B को आप मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब A और B को जब मल्टीप्लाई कर दिए तो A के पावर कुछ होना चाहिए, B के पावर में कुछ होना चाहिए, एक्सपोनेंट कुछ होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। आप नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। जिसने भी एक्सपेरिमेंट करा होगा वो बताएगा कि A के पावर तुमको क्या रखना है, B के पावर में क्या रखना है। तो चलिए फिर से देखते हैं रेट लॉ में क्या है। पहले तो इसका डेफिनेशन क्या है और फिर उसके बारे में। डेफिनेशन है कि द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसमें एक एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है जो कि एक्सपेरिमेंटली पता चल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट लॉ। यानी रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अब इसमें क्या होता है? रेट लॉ में जब लिखते हैं तो क्या करना होता है?
रिएक्टेंट में जितने भी कंपोनेंट हैं सबको मल्टीप्लाई करना है उसके कॉन्सेंट्रेशन को, मोलर कंसंट्रेशन को क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है और उसके कुछ पावर लिखना है। अब ये पावर आएगा कहां से, ये पावर आता है एक्सपेरिमेंट से। जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया होगा वो बताएंगे कि ए के पावर क्या देना है। मान लीजिए पावर एक्स और वाई होता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, आप पी और क्यू मान सकते हैं, ए के पावर पी और बी के पावर क्यू, या ए के पावर एक्स बी के पावर वाई। तो ये एक कंसिडरेशन है, ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। अब चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद है, इस चीज को समझने के लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ना होगा, यानी रेट लॉ को और डिटेल में जाने के लिए एक टर्म यहां पर पढ़ना होगा जिसको क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये कहता है कि आप जो एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ लिखे हैं उसमें जो पावर ने आपके अभी डिस्कशन किया है, जो कि एक्सपेरिमेंट से लिखा जाएगा, वही पावर को इन्होंने एक नाम रखा ऑर्डर, ठीक है। और जो भी पावर है उसको जोड़ना, अगर 2 कंपोनेंट है दोनों के पावर को जोड़ देना है, 3 कंपोनेंट है तीनों के पावर में जो है उसको जोड़ देना है। और पावर हम नहीं निकालते, पावर एक्सपेरिमेंट से निकलता है। तो ऑर्डर क्या डिफाइन करता है, देखिए कि द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या करना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट में जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके पावर को क्या करना है, जोड़ देना है, वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अब उस चीज को थोड़ा समझते हैं। अगर रेट लिखें, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ए है और बी है, ए है और क्या है, बी है। रिएक्टेंट में प्रोडक्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है। ए के कुछ पावर पी होना चाहिए और बी के कुछ पावर क्यू होना चाहिए, है ना। प्रोपोर्शनल साइन हटा के और यहाँ पर अगर हम इस तरह से यहाँ पर कांस्टेंट एक देते हैं, प्रोपोर्शनल साइन हटा करके क्या देते हैं, कांस्टेंट, और इक्वल साइन लगाएंगे और अब ये हो जाएगा ए के पावर पी बी के पावर क्यू। ध्यान रहे कि ये कॉफिशिएंट नहीं लेना होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ। अच्छा सर, अगर हम ए लिख दे पावर में, अगर कॉफिशिएंट को पावर ले तो क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन उसको कहा जाता है ना। उसमें क्या होगा कि रेट इक्वल टू के इंटू ए के पावर, ये जो कॉफिशिएंट है ये लिख देते हैं ए, और बी के पावर में जो बी का कॉफिशिएंट है वो लिख देते हैं। तो ये वाला टर्म हुआ रेट लॉ, और ये क्या हो गया, लॉ ऑफ मास एक्शन। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये थ्योरेटिकल ही होता है, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, नोट करते जाएं, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। यही दोनों में अंतर है। अगर आप कॉफिशिएंट को पावर में लाते हैं तो वो लॉ ऑफ मास एक्शन हो जाता है, और अगर आप कॉफिशिएंट को पावर में नहीं ला करके आप एक एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व करते हैं वो पावर अगर आप यहाँ पर देते हैं तो वो कहलाता है रेट लॉ। और हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है, रेट लॉ के लिए होता है। और इसमें जो आप पावर देख रहे हैं पी क्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। पी को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्यू को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। चलिए, तो इसको हम हटाते हैं, क्योंकि हमको लॉ ऑफ मास एक्शन का कोई काम नहीं। आप नोट कर सकते हैं इसको, जो लोग ना जानते हो। यहां पर क्या लिखेंगे, P इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। Q लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। और अगर टोटल ऑर्डर की बात करेंगे, टोटल ऑर्डर
क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू। P प्लस क्यू क्या हो जाएगा, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर मान लीजिए तीसरा कंपोनेंट C भी अगर होता तो उसका पावर हम कुछ मान लेते, R मान लेते, तो R हो जाता विथ रिस्पेक्ट टू C और टोटल ऑर्डर हो जाता P प्लस क्यू प्लस R। तो ये ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर जो है ये जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। टोटल ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। हाँ, किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का निगेटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन 1/2 1/3 हो सकता है, 1 2 3 मैक्सिमम 3 तक हो सकता है, ठीक है। तो ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पहले हम R इक्वल टू के और कंसंट्रेशन का पावर हम कुछ P ले लेते हैं। ये डिपेंड करता है, देखिए जो रेट कांस्टेंट K है उसका यूनिट, रेट का यूनिट क्या होता है, अभी पिछले क्लास में डिस्कस हुआ था, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यहां अब हम रेट कांस्टेंट का यूनिट बात करेंगे। रेट कांस्टेंट के डिपेंड करेगा किस पर, ये डिपेंड करेगा ऑर्डर पर। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम बात करें, जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर तो जीरो के लिए P बराबर क्या होगा, जीरो। तो R इक्वल टू के A टू दी पावर जीरो, ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो R बराबर के। अब यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए किस ऑर्डर में यूनिट ऑफ रेट और रेट कांस्टेंट इक्वल होता है। तो जीरो ऑर्डर में R बराबर के हो गया, तो जो यूनिट R का होगा वही यूनिट किसका होगा, K का होगा। तो R का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इसीलिए K का यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब P इक्वल टू क्या होगा, 1। P क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो R बराबर K इंटू A के पावर क्या रहेगा, 1। यहां से K बराबर क्या हो जाएगा, R बाई A। अब R का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यह रेट का यूनिट है। और A क्या हो जाएगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स। अब ये देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, सेकेंड इनवर्स। K का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड इनवर्स हो गया। तो आप K यानी रेट कांस्टेंट के यूनिट को देख करके बता सकते हैं कि किस ऑर्डर का रिएक्शन होता होगा, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर मान लीजिए कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, अब चूंकि आप निकालना सीख गए हैं तो आप किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का, अभी हम सेकेंड का निकाल देते हैं, आप उसके बाद किसी का भी निकाल सकते हैं, यानी कि R बराबर K इंटू A के पावर 2। यहां से K इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाई A स्क्वायर, यानी कि R है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और नीचे स्क्वायर करेंगे इसमें तो मोल का स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर, एक मोल से एक मोल गया तो मोल नीचे वाला ऊपर जाएगा तो इनवर्स, और ये लीटर और सेकेंड इनवर्स। तो ये K का यूनिट है, रेट कांस्टेंट K का यूनिट है। तो अगर हम इन जनरल बात करें, इन जनरल हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको nth ऑर्डर के लिए पूछ दे, इन जनरल nth ऑर्डर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के A टू दी पावर n होगा। तो K बराबर क्या होगा K बराबर हो जाएगा R बटा A के पावर n। R क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और मोल के पावर n और लीटर इनवर्स के पावर माइनस n। इसको सॉल्व करेंगे तो K बराबर देख लीजिए, मोल के पावर 1 मोल के पावर n, मोल के पावर 1 माइनस n,
लीटर नीचे माइनस n है, ऊपर जाएगा तो ये लीटर हो जाएगा n-1 और सेकेंड इनवर्स, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल फॉर्म हो गया, याद रखिएगा इसको। इस तरह से हम किसी भी ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। वो कांस्टेंट नहीं होता, वो अलग अलग होता है। nth ऑर्डर तक का हम बात कर लिए हैं, आगे बढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जैसे एक ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी होता है, एक होता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। एक मिनट, चलिए आगे बात करेंगे, क्योंकि आगे के स्लाइड में है मॉलिक्यूलरिटी। मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझते हैं। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखिए, जैसा कि रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, रिएक्शन भी दो तरह का होगा। एक होगा सिंपल रिएक्शन, झट से खत्म हो जाता है, एक स्टेप में खत्म होता है, कोई लफड़ा नहीं उसमें, ए से बी और खत्म। सिंगल स्टेप का रिएक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई ए है बी में बदल गया, बात खत्म हो गया। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। आपको पता है कि हम ऑलरेडी पहले से ही, मतलब हम फास्ट रिएक्शन की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम स्लो रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, हम मॉडरेट रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं। मॉडरेट मतलब वो रहता स्लो ही है, लेकिन मॉडरेट बोलते हैं उसको, वेरी स्लो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मैकेनिज्म क्या है, कुछ रिएक्शन सिंपल होते हैं, सिंगल स्टेप में खत्म हो जाते हैं, जैसे ए से बी खत्म हो गया, ठीक है। कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा हार्ड होता है, मतलब वो जल्दी खत्म नहीं होता है, जैसे वो कई स्टेप में कंप्लीट होता है, जैसे ए से बी, बी से सी, सी से डी, यानी ए से डी तक जाने में वो 3 बार वो रिएक्शन किया है, ए से बी, बी से सी और सी से डी। तो यानी ए से डी तक पहुंचने में बीच में उसने 2 जगह रुका है, एक बी पर रुका है और एक सी पर रुका है। तो जो बीच में बनता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, बीच में, जो बीच में बना उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट। ए रिएक्टेंट है, डी प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाला कोई भी जो चीज होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे, ठीक है। अब इंटरमीडिएट बनता है किसमें, जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, सिंपल रिएक्शन नहीं होता है। तो मतलब रिएक्शन 2 तरह का हो सकता है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है, जबकि सिंपल रिएक्शन, जिसको कि हम एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोल सकते हैं, वो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाता है। मैकेनिज्म सिंगल स्टेप वाले रिएक्शन के लिए नहीं होता है, मैकेनिज्म जो होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होता है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभी चलिए, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री है। एलिमेंट्री रिएक्शंस, दोज रिएक्शन which complete in single step and which have exponent in rate law equal to stoichiometric coefficient of the reactant। एलिमेंट्री रिएक्शन सीखे क्या होता है, सिंगल स्टेप में होता है। इसमें कुछ और चीज मेंशन है, ये कहता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है, उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट में जो कॉफिशिएंट गुना हुआ होता है, स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, वो उसके पावर में जा सकता है। मतलब इसका क्या हुआ आपको बताते हैं, देखिए मतलब बताते हैं कि इन एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर रिएक्शन कोई एलिमेंट्री है और इस तरह से है, ए मोल ऑफ ए और बी मोल ऑफ बी, और ये कोई प्रोडक्ट बना रहा है, हम पहले बोल रहे हैं कि ये एलिमेंट्री है। अगर एलिमेंट्री नहीं होगा तो आप ये नहीं लिख सकते, ध्यान से देखिएगा। तो आप जब इसका रेट लिखेंगे R बराबर K, तो a टू द पावर a और b टू द पावर b, यानी कि जो कॉफिशिएंट है ना, वो उसके पावर में जा सकता है, लेकिन कब, जब रिएक्शन एलिमेंट्री है तब, ऐसे नहीं।
जब रिएक्शन एलिमेंट्री है तभी ये जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा। यही बोला है, रिएक्शन विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप एंड विच हैव एक्सपोनेंट इन रेट लॉ इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। तो A प्लस बी कोई प्रोडक्ट बनाया, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो रेट लॉ यहाँ तो कोएफिशिएंट 1 है, तो रेट क्या लिखेंगे इसका, रेट बराबर K इंटू ए इंटू बी, चूंकि कोएफिशिएंट 1 है तो पावर में क्या दे देंगे 1 दे देंगे, जो लिखा नहीं जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, देखिए क्या है इसके लिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहां पर इसको याद रखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर ऑर्डर जीरो है वो एलिमेंट्री नहीं है, यानी और अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो फ्रैक्शनल नहीं है। मतलब इस दोनों लाइन के बदला में हम आपको एक लाइन बताते हैं, सिंगल लाइन, छोटा सा याद रखना है आपको कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यानी एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है ना उसका ऑर्डर जीरो और फ्रैक्शनल नहीं लेना है। बस ये इतना जो बड़ा महाभारत लिखा हुआ है इसको हम एक लाइन में आपको समझाते हैं। क्या कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन अगर है, आपको पता चल जा रहा है कि हाँ कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसका ऑर्डर जीरो नहीं होगा, उसका ऑर्डर फ्रैक्शन नहीं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये हो सकता है। ऑर्डर वैसे भी निगेटिव होता नहीं, वही बात इसमें लिखा हुआ है। तो चलिए फिर से समझिए, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, द रिएक्शन व्हिच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप एंड व्हिच हैव एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब कि पावर इन रेट लॉ इक्वल टू इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो उसका गुणक है, जो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट है, वो उसके पावर में जा सकता है कब, जब रिएक्शन एलिमेंट्री हो, नहीं तो नहीं। कंडीशनल है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अभी जस्ट आपको बताए, क्या बताए कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो एक स्टेप में खत्म नहीं होता है, वो कई स्टेप में खत्म होता है, 2 या 2 से अधिक तरह से स्टेप में खत्म होगा, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लिखा हुआ है, दो रिएक्शन व्हिच कंप्लीट इन मल्टी स्टेप, मल्टी स्टेप मतलब कई स्टेप में। फॉर दिस रिएक्शन ए मैकेनिज्म इज प्रोपोज्ड। अब इसी रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म दिखाया जाता है। क्या मैकेनिज्म दिखाया जाता है? फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप। अब मतलब कहने का बताते हैं आपको, ये जो आप लिखे ना ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसा लिखा आपने, इसमें से कुछ रिएक्शन फास्ट होगा, कुछ स्टेप स्लो होगा। जब आप एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मल्टी स्टेप में जब आप रिएक्शन देते हैं तो उसमें से जो कुछ स्टेप्स होते हैं वो स्लो होते हैं और कुछ स्टेप जो होते हैं वो फास्ट होते हैं। अब स्लो स्टेप, चूंकि रेट तो फास्ट से निकलेगा नहीं, रेट कैसे निकलेगा? स्लो स्टेप वाले से निकलेगा। तो स्लो स्टेप वाला रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं? आरडीएस बोलते हैं। आरडीएस का फुल फॉर्म होता है रेट डिटरमिनिंग स्टेप। क्या होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप, शॉर्ट में उसको हम आरडीएस कहते हैं। तो स्लो स्टेप के जो भी रिएक्शन होंगे उसी से रेट निकलेगा और उसका नाम क्या हो जाता है? आरडीएस। पहला पॉइंट, ये पहला बात ध्यान में रखना है। चलिए दूसरा क्या है? इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप व्हिच मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट। चलिए इसको समझते हैं क्या है। ये कहता है कि अब आप जो रेट लिखिएगा, किससे लिखिएगा? स्लो स्टेप से लिखिएगा। फास्ट स्टेप को तो इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कई स्टेप में लिखा गया है उसमें से आप चुनिएगा किसको? जो स्लो चल रहा है उस स्टेप को आप लीजिएगा और आप उसके हिसाब से रेट लॉ लिखिएगा। हो सकता है कि उस स्टेप में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, तो कहता है कि ध्यान रहे कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ लिख रहे हैं तो रेट लॉ लिखते समय उसमें जो इंटरमीडिएट है वो नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो उस इंटरमीडिएट पार्ट को आपको एलिमिनेट करना होगा, उसको आपको हटाना होगा। रेट लिखते समय इंटरमीडिएट पार्ट में नहीं, जैसे कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो मेरा मेन रिएक्शन है ए से डी, तो ए आना चाहिए ना तो डी आना चाहिए, और रिएक्टेंट आएगा तो ए आएगा। बीच में बी और सी नहीं आना चाहिए क्योंकि बी और सी क्या है? इंटरमीडिएट है।
वही कह रहा है कि रेट लॉ लिखते समय जो कि आप स्लोएस्ट स्टेप से लिखेंगे उसमें इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये नियम है इसका। तीसरा कहता है कि इफ आरडीएस कंटेन्स इंटरमीडिएट, अगर रेट डिटरमिनिंग स्टेप वाले में अगर इंटरमीडिएट आ रहा है, इट्स वैल्यू इज सॉल्व यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फास्ट स्टेप एज्यूम्ड एज रिवर्सिबल। मतलब कि आपको किसी तरह से वो जो इंटरमीडिएट है उसको सॉल्व करके उसके वैल्यू रखना है, उसको नहीं रहने देना है। अब इसको तो आप बिना किसी क्वेश्चन से नहीं समझ सकते हैं, ये एक थ्योरी हो गया है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है, एक रिएक्शन दे दिया, एक्सपेरिमेंटल जो उसका रेट लॉ है वो ऊपर लिखा हुआ है और मैकेनिज्म नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है इसका रेट लॉ लिखिए। रेट लॉ लिखना है, ये रिएक्शन है आपका, ये देखिए NOH2 और वो देता है N2 और H2। ये रिएक्शन 3 अलग अलग स्टेप में हुआ है, इसी को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। जब आप एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को छोटे छोटे रिएक्शन में तोड़ देते हैं तो इसी को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, वो आपको दिया हुआ है। अब आप देखिए कि ये फास्ट स्टेप है, ये क्या है स्लो स्टेप है, और ये क्या है फास्ट स्टेप है। तो अभी बताया कि रेट किससे निकलेगा, स्लो स्टेप से निकलेगा, रेट इसी से निकलेगा, यानी सेकेंड इक्वेशन से निकलेगा। तब आप क्या करेंगे, रेट निकालेंगे। कैसे लिखिएगा रेट, N2O2 और H2। चूंकि रेट लिखते हैं तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को ही आप लिखते हैं। चलिए लिखते हैं, आगे के स्लाइड में हम इसका सॉल्यूशन करते हैं कि रेट R लिखेंगे K इंटू और क्या था N2O2 और H2 था। चलिए N2O2 और क्या था H2, ठीक है। कॉफिशिएंट 1 है तो पावर 1 रहेगा। देखिए ना यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है, N2O2 का कॉफिशिएंट 1 है, H2 का कॉफिशिएंट 1 है, और हम सेकेंड स्टेप से ही कैलकुलेट करेंगे रेट, क्योंकि ये स्लो स्टेप है। अब हमारा रिएक्शन क्या है जरा देखिए, तो हमारा रिएक्टेंट NO है और H2। रेट लॉ में भी देखिए क्या लिखा है, NO और H2। यानी कि जब हम रेट लॉ लिखे ना तो या तो NOH2 आना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जो N2O2 आप देख रहे हैं ये इंटरमीडिएट है, ये क्या है इंटरमीडिएट। हम लिखें जो आपको नहीं दिख रहा होगा येलो कलर से व्हाइट पर, N2O2 क्या है इंटरमीडिएट, बीच में बनने वाला चीज। H2 तो है, H2 तो रिएक्टेंट में है, तो आपको क्या करना होगा, N2O2 को किसी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये देखिए 11th का कुछ यूज हो जाएगा। KF मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, B मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। मतलब यहां पर अगर हम लिखें के इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम है, के इक्विलिब्रियम इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन है N2O2 है और रिएक्टेंट में कौन है NO है, और जो कॉफिशिएंट है वो उसके पावर में जाता है। तो इसीलिए यहां से हम N2O2 का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, N2O2 का वैल्यू देखिए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू NO का पावर 2, है ना। क्या लिखे थे अभी, इसमें N2O2 के जगह पर क्योंकि N2O2 का जो कंसंट्रेशन हमने अभी लिखा है वो क्या लिखा है, K इक्विलिब्रियम और NO का पावर 2। अभी देखिए क्या लिखे, K इक्विलिब्रियम इंटू NO के पावर 2। अब आइए यहां पर रेट निकालना है। रेट बराबर K और N2O2 नहीं होना चाहिए, N2O2 इंटरमीडिएट है, बोला है कि इंटरमीडिएट रेट लॉ में नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, N2O2 इंटरमीडिएट की जगह पर ये रख देंगे, उसका वैल्यू क्या है
के इक्विलिब्रियम इंटू NO के पावर 2 और फिर H2। अब देखिए R बराबर K इंटू के इक्विलिब्रियम, दो कांस्टेंट को गुना करेंगे, NO का पावर 2 होगा और H2 होगा। दो कांस्टेंट को गुना करके तीसरा कांस्टेंट आ जाएगा, मान लीजिए K डैश आता है, NO के पावर 2 हो गया और H2। यही रेट लॉ हो गया। कैसे पता चला कि ये सही हो गया? हम चेक करेंगे कि क्या NO रिएक्टेंट में है, क्या H2 रिएक्टेंट में है। चलिए देखते हैं। NO रिएक्टेंट में है और H2 रिएक्टेंट में है, यानी कि हमारे रेट लॉ में किसी तरह का कोई इंटरमीडिएट नहीं है। तो अगर इंटरमीडिएट आता है तो आपको उसको सॉल्व करके लिखना है। देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम से उसको सॉल्व करके और N2O2 को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। ये क्वेश्चन था। चलिए अब आ जाते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। जैसे ऑर्डर होता है ना, तो उसी के साथ मॉलिक्यूलरिटी भी एग्जिस्ट करता है। अभी हमने ऑर्डर पर एक क्वेश्चन उत्तर करा। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट में, उसी को मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। एकदम एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। ये एग्जाम में पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले में आता है। डिफाइन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर लिख दीजिएगा और क्या लिखिएगा, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी is defined as the number of molecules in reactant site in elementary reaction is called molecularity। देखिए the number of molecules, atom और ions reacting species जो भी होता है participating in elementary reaction is called as molecularity of reaction। यही बोले हैं हम। मॉलिक्यूलरिटी देखिए, मॉलिक्यूलरिटी या तो 1 होगा या तो 2 होगा, रेयरली 3 होता है और कुछ नहीं होता है। ये बहुत छोटा सा चीज है। 1, 2 एंड सम टाइम 3। ये जीरो नहीं होगा, ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ये निगेटिव नहीं होगा। याद रखिएगा इसको। मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल क्वांटिटी। ऑर्डर क्या था? एक्सपेरिमेंटल था। रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली कोई निकालेगा, पावर देगा तो हम ऑर्डर बता पाएंगे। वो एक्सपेरिमेंट से था। जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या है? ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। रिएक्शन लिखा है, एलिमेंट्री है, रिएक्टेंट में जाके पता कर लीजिए कितने एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस हैं, वही क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? थ्योरेटिकल क्वांटिटी हो गया। मॉलिक्यूलरिटी कैन बी एन इंटीजर, वही बताया, जो भी 1, 2 या 3 हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी 0, नेगेटिव और फ्रैक्शन। मॉलिक्यूलरिटी कभी 0, नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। इन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। चलिए यही छोटा छोटा पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल करके और आपको पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बराबर होता है। ये याद रखना है आपको। ये थ्योरी का पोर्शन है कि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, बराबर होगा। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म इज डिफाइंड सेपरेटली। मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स, ये तो एलिमेंट्री का बात हो गया कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर हो जाएगा अगर रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री है। लेकिन अगर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, अगर वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें क्या होगा, तो अलग अलग स्टेप का अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन होता है। टोटल मॉलिक्यूलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, मीनिंगलेस, बस ये याद रखना है। टोटल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस। In complex reaction, generally molecularity of slowest step is same as order of reaction, which can be considered as molecularity of reactions, except when slowest step contain intermediate। मतलब ये जस्ट ऐसे याद रखिए, पहले भी बताएं कि एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो स्लो स्टेप का ऑर्डर होगा ना, वही ऑर्डर पूरा कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी भी वही चूंकि हो जाता है, ये याद रखना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ऑर्डर is 3 because chance of effective collision of more than 3 molecules is very rare। मतलब ये हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इसको अभी होल्ड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे इफेक्टिव कॉलिजन थ्योरी पढ़ेंगे ना, वहां पर ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 3 से ज्यादा क्यों नहीं होता और मैक्सिमम 3 क्यों होता है। क्योंकि रियली में होता ये है कि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, टकरा करके और प्रोडक्ट में जाते हैं। नहीं टकराएगा तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं।
तो उसमें जो कॉलिजन होता है ना, पर सेकंड 3 या 2 कॉलिजन होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए मॉलिक्युलरिटी 2 या 3 से ज्यादा नहीं होता है। तो इसको और डिटेल में जब वहां पर जाएंगे तो समझेंगे, फिलहाल ये अभी उसके बारे में पॉइंट्स था। चलिए अब एक नया चीज इसमें क्या आता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो क्या होता है? स्यूडो मतलब कि उसका रहना जरूरी है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड पर, रेट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोले? स्पीड पर, रेट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रेट में जब कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन उसका होना जरूरी होता है, उसी मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? स्यूडो बोलते हैं। अच्छा, स्यूडो कौन हो जाता है? जो एक्सेस अमाउंट में रहता है। वैसे भी जो चीज बहुत ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट में होता है, उसका लोग उतना वैल्यू नहीं करते हैं। हवा बहुत सारा है, आप कभी उसका वैल्यू नहीं करते हैं। पानी बहुत सारा है, आप उसका वैल्यू नहीं करते हैं। तो जो चीज एक्सेस अमाउंट में है उसका वैल्यू आप नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता है। लेकिन क्या उसका होना जरूरी नहीं? अगर 1 सेकंड के लिए हवा बंद हो जाए तो फिर पता चलेगा कि हवा का इंपॉर्टेंस क्या है ना? तो 1 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए, 10 दिन के लिए पानी बंद अगर हो जाए तो पता चलेगा, ऐसे तो कोई वैल्यू नहीं करता है। तो स्यूडो हुआ ये सब। क्या हो गया? स्यूडो, कि उससे रेट पर फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन उसका होना जरूरी है। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर है ना, इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं और ये जो वाटर होता है ना, ये एक्सेस अमाउंट में होता है। वाटर जो होता है वो क्या होता है? एक्सेस अमाउंट में होता है। अब बिना पानी का हाइड्रोलिसिस तो हो ही नहीं सकता है, बिना पानी का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। पानी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन चूंकि ये एक्सेस अमाउंट में है तो रेट उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो जिस पर रेट डिपेंड नहीं करता है तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? स्यूडो बोल देते हैं। जिस कंपोनेंट पर रेट डिपेंड नहीं करता है उसको बोलते हैं स्यूडो। और वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो लार्ज अमाउंट में होता है, वो एक्सेस अमाउंट में होता है। तो इस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहीं से पूछता है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल कौन सा है, तो याद रखिएगा एसिडिक H+ के केस में हाइड्रोलिसिस होना चाहिए। अगर गलती से भी OH- अगर हो गया तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। मॉलिक्युलरिटी तो वैसे भी 2 है लेकिन उसका ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। तो मतलब कहता है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 है लेकिन जिसका मॉलिक्युलरिटी 1 से ज्यादा होता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन इन विच वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 बट मॉलिक्युलरिटी इज मोर देन 1, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, आर नोन एज स्यूडो मॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको बोलते हैं। और याद रखिएगा कि इफ OH- प्रेजेंट देन ऑर्डर इज 2, तब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। याद रखना, अगर OH- हुआ तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एसिडिक होगा तो ऑर्डर 1 होगा। क्योंकि हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी होता है और बेसिक मीडियम में भी होता है। हाइड्रोलिसिस अगर बेसिक मीडियम में हुआ तो ऑर्डर 2 होगा, एसिडिक मीडियम में होगा तो ऑर्डर 1 होगा। याद रखिएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, वैसे तो कुछ समय बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, क्या क्या फैक्टर है। देन वी हैव गॉट 5 फैक्टर्स: कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सरफेस एरिया एटसेट्रा। बहुत सारा चीज इसमें है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम चूंकि कॉन्सेंट्रेशन रेट जो आप लिख रहे हैं, रेट लॉ जो आप लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन पर लिख रहे हैं, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को लेते हैं और लिख लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन से रेट पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है? 3 तरीका है उसका। पहला, मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन। पहला है इनिशियल रेट मेथड, दूसरा है ग्राफिकल मेथड, तीसरा है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। तो आज हम बात करते हैं इनिशियल रेट मेथड पर। इनिशियल रेट मेथड क्या है? ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये जस्ट क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें बनाया जाता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने की बात करेंगे। इसमें कुछ डेटा आपको पता होता है कि एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट किया गया, कंसंट्रेशन अलग अलग लेकर के रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू आपको दे देता है। आपको क्या करना है कि रिएक्शन A और B है ना, तो आप मान लीजिए कि R = K
ए टू द पावर पी मान लीजिए और बी टू द पावर क्यू मान लीजिए। नहीं पता है कि इसका ऑर्डर क्या है, वही तो निकालना है। रेट लॉ पूछा है तो ऑर्डर पता होगा तब ना रेट लॉ लिखेंगे। ये हो गया इक्वेशन, एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं। अब क्या करना है, एक बार एक्सपेरिमेंट 1 से आर का वैल्यू रखना है, ए का वैल्यू रखना है, बी का वैल्यू रखना है। एक बार एक्सपेरिमेंट 2 से सभी का वैल्यू, एक बार एक्सपेरिमेंट 3 से सबका वैल्यू रखना है। आपको 3 इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो आर के जगह रखेंगे 4, ए के जगह रखेंगे 1 और बी के जगह रखेंगे 2। तो आगे बनाते हैं इसमें। आर रेट लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। रेट 4 था के इंटू, और ए क्या था, सॉरी ये तो 1 था ना, ये क्या था 1 के पावर पी, और बी कितना था, सॉरी बी था 2, ए 1 था और बी था 2। बी के जगह रखेंगे 2 और इस पर हो जाएगा ये क्यू पावर में। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से सेकेंड एक्सपेरिमेंट में रेट है 4, बी का कंसंट्रेशन 2 है, ए का कंसंट्रेशन 2 है, मतलब इस बार ए और बी दोनों 2 है। तो चलिए रेट है 4, ए का कंसंट्रेशन 2 है और बी का कंसंट्रेशन भी 2 है। यह हो गया इक्वेशन, मतलब ये हम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 से लिखे हैं, अब लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 3 से। अब तीसरा वैल्यू, तीसरा डाटा क्या है, तीसरा एक्सपेरिमेंट में रेट 16 गुना बढ़ गया, मतलब रेट 16 हो गया, 4 गुना बढ़ा, और बी को दुगना कर दिए यानी कि 4, और ए हो गया है 2। तो रेट 16 हुआ जब ए 2 था और बी 4 हो गया था, इक्वेशन 3। इसको थोड़ा ठीक से लिख लें। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, अब क्या करते हैं, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स भी आपके पास है। ऐसे क्या करना है, आपको टेक्निक बताते हैं। आपने डिवाइड करना है इसमें, और डिवाइड ऐसे करना है, डिवाइड ऐसे करना है कि कोई एक टर्म खत्म हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम करते हैं इक्वेशन 2/1, तो क्या हो जाएगा 4/4, इधर हो जाएगा k इंटू 1 के पावर p और 2 के पावर q, और k इंटू 2 के पावर p इंटू 2 के पावर q। 2 के पावर q खत्म हो जाएगा, है ना, ये भी खत्म हो जाएगा, k खत्म हो जाएगा। क्या बचता है 1 इक्वल टू 1/2 के पावर p। इसीलिए 1 के पावर p तो 1 ही रहेगा, इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 के पावर p इक्वल टू 1, तो 2 टू दी पावर p, 1 को लिख सकते हैं 2 के पावर 0, तो इसलिए p का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, p वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या करना है, q निकालना है, p कटना चाहिए, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3/2 कर देते हैं, इक्वेशन 3/2। अब क्या हो जाएगा 16/4, और इधर k इंटू 2 टू दी पावर p, 4 के पावर q, k इंटू 2 के पावर p एंड 2 के पावर q। तो चलिए ये कटेगा 4 बार, k से k कैंसिल हो गया, 2 के पावर p खत्म हो गया, 4 टू दी पावर q बाई 2 के पावर q। ये क्या बचेगा, 2 के पावर q बचेगा। 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 2 के पावर q, पावर इक्वेट करेंगे, q इक्वल टू क्या हो गया 2, p हो गया 0 और q हो गया 2। अब रेट लॉ लिख लेंगे, r बराबर k, a के पावर 0, a के पावर 0 है, और b के पावर क्या हो गया 2 हो गया। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर 2 + 0 क्या हो जाएगा 2।
जब आप क्वेश्चन इस तरह से आपको दे देगा और जब आप बनाते हैं तो इसको बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। इसको नोट कर लें और एक होमवर्क को आप नोट कर लीजिए। ये आज हम यहीं पर क्लास छोड़ेंगे, इसको आपको करके आना है, होमवर्क में रहेगा, नोट करना है। और एक ये भी क्वेश्चन है जिसको हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा, तो बाकी हम देखते हैं अगले क्लास में। जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस बचा है उसको करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है, आगे फिर क्लास चलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।